में बहुत सामान्य सी बात है। दिल्ली में तो कल 47-48 डिग्री का मामला था। दिल्ली में भी उसके बावजूद कई बोइंग के विमान टेक ऑफ किए होंगे। तो दिल्ली में 47-48 डिग्री में विमान उड़ जा रहे हैं, अहमदाबाद में नहीं उड़ पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो टेम्परेचर वाली थ्योरी भी जमती नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विमान बहुत पुराना था, पुराना होने की वजह से विमान में दिक्कत आई होगी और वो इसी वजह से क्रैश हो गया। प्लेन की एज थ्योरी को लेकर जो बातें चल रही हैं उसकी भी सच्चाई आपको बताता हूं। जो प्लेन क्रैश हुआ, जरा आप उसकी उम्र देखिए। लोग कह रहे हैं ना कि भाई अरे पुराना प्लेन था इसलिए गिर गया होगा। प्लेन की उम्र अगर आप देखेंगे, जो क्रैश हुआ बोइंग 787, जो क्रैश हुआ उसकी एज क्या थी? उसकी एज थी 11 साल, मतलब 11 साल पुराना प्लेन था। अभी इसी को देख के लोग कह रहे हैं कि भाई 11 साल पुराना प्लेन था, 10 साल में तो गाड़ी हम लोग बदल देते हैं, 11 साल में प्लेन क्यों नहीं बदले? 11 साल 5 महीने उसकी एज थी। लेकिन जो प्लेन की मैक्सिमम ऑपरेशनल एज होती है, मैक्स ऑफ एज जो प्लेन की होती है कि प्लेन कितने साल तक चल सकता है, वो 40 से 50 साल होती है बॉस। 40 से 50 साल तक प्लेन उड़ते हैं। तो अगर आप 11 साल की उम्र का कोई प्लेन दिख रहे हैं, यानी उसने अपनी 25% का ही उम्र को पूरा किया है। यानी ये कोई बहुत पुराना विमान नहीं था, ऑलमोस्ट नया ही था। खाली नंबर से नहीं होता। अब आप कहिएगा कि कुत्ता जो है वो 12 साल में मान लीजिए मर जाता है, तो इंसान कैसे जिंदा? अरे भाई, इंसान की उम्र अलग है, दूसरे की अलग है। प्लेन आपकी कोई कार नहीं है जो रगड़ कर चलाई जाए तो 5 साल में बहुत खराब हो जाती है, 10 साल में खटारा होने लगती है। ज्यादातर विमान कई साल तक चलते हैं। यह बात अलग है कि उनमें समय समय पर तकनीकी बदलाव किए जाते हैं। विमान महंगे भी आते हैं तो उनका रखरखाव भी उसी हिसाब से होता है। तो इसलिए विमान पुराना था, यह थ्योरी भी यहां पर खत्म हो जाती है कि भाई पुराना प्लेन था इसलिए क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश की किस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, अब इसका पता जल्दी ही लग जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक प्लेन मलबे से ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स मिलने की पुष्टि भी कर दी है, जो इस खौफनाक प्लेन क्रैश की असल वजह से पर्दा उठा सकता है। हालांकि इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन होता ऑरेंज कलर का है। इस ब्लैक बॉक्स में प्लेन का पूरा डेटा मौजूद होता है, जिससे पता चल सकता है कि आखिर उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक आसमान से नीचे क्यों आ गिरी। क्योंकि पैसेंजर प्लेन हो, आर्मी जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, सब में ब्लैक बॉक्स लगा होता है, जो फ्लाइट के ग्राउंड पर खड़े रहने से लेकर उड़ान तक का पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स को तकनीकी भाषा में FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है। 50 के दशक में जब पहली बार प्लेन में ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल हुआ, उस वक्त उसकी भीतरी दीवारों को काला रखा जाता था। यह फोटो फिल्म की मदद से रिकॉर्ड होने वाले डेटा को सुरक्षित रखने के लिए होता था। रोशनी पड़ने पर यह फोटो फिल्म खराब हो जाती थी, इस वजह से इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। इसके नाम के साथ भले ही ब्लैक लगा हो, लेकिन असल में यह बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है, ताकि क्रैश की स्थिति में चमकीले रंग की वजह से इसे ढूंढने में आसानी हो। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बना होता है, ताकि बड़े से बड़े हादसे और आग लगने पर भी इसे नुकसान न पहुंचे। इसकी मजबूती के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। ब्लैक बॉक्स में कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। ब्लैक बॉक्स में 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं। पहला FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये कई सारे डेटा जैसे प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। इसके साथ ही ये इंजन की जानकारी जैसे फ्यूल का फ्लो, थ्रस्ट जैसी जानकारियां भी स्टोर करता है। इसके अलावा फ्लाइट कंट्रोल, प्रेशर, फ्यूल जैसे करीब 90 तरह की डेटा की 24 घंटों से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में स्टोर रहती है। दूसरा CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह नाम के मुताबिक कॉकपिट में पायलट और उसके सहयोगियों के साथ होने वाली बातचीत और कॉकपिट की दूसरी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। यह रेडियो में हो रही उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच होती है। अगर ट्रैफिक कंट्रोल वो ग्राउंड स्टाफ होता है जो फ्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो ग्राउंड स्टाफ होता है जो फ्लाइट को उड़ाने में पायलट की मदद करता है। यह रेडियो के जरिए पूरी उड़ान के दौरान पायलट के संपर्क में रहता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि भयानक से भयानक हादसों में भी प्लेन का ब्लैक बॉक्स कैसे सेफ रहता है। भाई सब जल गया, ये क्यों नहीं जला? इसे जिस स्टील और टाइटेनियम से बनाया जाता है उस पर 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता।
यही नहीं, समंदर में करीब 6000 मीटर तक की गहराई के दबाव का भी इस पर कोई असर नहीं होता। ये इतना मजबूत होता है कि 20,000 फीट की ऊंचाई से गिरने या फिर महीनों तक समंदर में डूबे रहने के बावजूद इसमें मौजूद डेटा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स को किसी भी प्लेन के पिछले हिस्से यानी टेल सेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि हादसे के वक्त प्लेन के इस हिस्से का सबसे कम नुकसान पहुंचता है। लोगों को जितनी हैरानी इस प्लेन क्रैश पर हो रही है, उतनी ही हैरानी इस बात पर भी हो रही है कि इतने भयंकर प्लेन क्रैश में कोई आदमी कैसे जिंदा बच गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बच पाया। रमेश विश्वास कुमार नाम के पैसेंजर का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमदाबाद के अस्पताल में प्लेन क्रैश के इकलौते सर्वाइवर से मुलाकात की। सुनिए पीएम मोदी से मुलाकात पर प्लेन क्रैश में जिंदा बचे रमेश कुमार विश्वास ने क्या बताया। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। यानी जो व्यक्ति बच गया वो भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। कुछ लोग कह रहे थे कि अरे इसने जो है इमरजेंसी डोर खोल के कूद गया। मतलब लोग भी अजब अजब बात करते हैं सोशल मीडिया पे। प्लेन उड़ा है, अभी 30 सेकंड नहीं हुआ है, उसको पता चल गया कि प्लेन गिरने वाला है। और इमरजेंसी डोर क्या है, आपके घर गाड़ी का दरवाजा थोड़ी कि खोले कूद गए। पहले उसका एक शील्ड हटता, पहले अपना सीट बेल्ट खोलिएगा, फिर उठिएगा, फिर एक शील्ड हटाइएगा, फिर उसको खोलिएगा, फिर उसको घुमा के ऐसे टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। ये क्या है, टॉम क्रूज के फूफा बैठे हैं कि गए और कूद गए करके निकल गए, फिल्म की कहानी चल रही है। नहीं भाई, वो खुद बता रहा है कि मैं तो बैठा ही हुआ था। अब शायद उस तरफ उतना इंपैक्ट नहीं हुआ और उधर का प्लेन का हिस्सा टूट गया और ये निकल के बाहर चला गया, तो वहां से बच गया। इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे, ये हमने आपको बताया था कि रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी। ये देखिए, एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। हालांकि रमेश विश्वास को अभी तक खुद यकीन नहीं हो पा रहा कि वो इतने भयानक हादसे में जिंदा बच गए। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब ये नहीं है कि कल से एकदम मारामारी कर दीजिएगा कि भाई मैं तो इमरजेंसी डोर के पास वाली सीट मिलेगी तो ट्रैवल करूंगा, तो नहीं करूंगा। इमरजेंसी डोर के पास भी और लोग भी बैठे थे, उसमें से सिर्फ रमेश जी बचे। तो सिर्फ उस डोर के पास बैठ जाने से आप बच जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसको चमत्कार कहा जा रहा है कि वो बच गए। लेकिन आप सुनिए वो खुद क्या बता रहे हैं। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहां लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहां थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब दो एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप सुन रहे हैं, वो खुद कह रहा है मुझे भी नहीं पता मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरे सामने सब जल के मर रहे थे। प्लेन के अंदर से जिंदा बचे शख्स की कहानी सबको हैरान कर रही। वहीं कुछ ऐसे भी भाग्यशाली पैसेंजर हैं जो टिकट होने के बाद भी इस प्लेन में चढ़ नहीं पाए और इसलिए बच गए। भूमि चौहान ऐसी ही लकी पैसेंजर है। भूमि को कल अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन वो ट्रैफिक जैम में फंस गई। जैम की वजह से एयरपोर्ट पर 10 मिनट देर से पहुंची। तब तक प्लेन के लिए चेक इन बंद हो चुका था। भूमि ने हाथ पैर जोड़े, लेकिन प्लेन के अंदर नहीं जा पाई। आप सोचिए इन्होंने इस वक्त कितना कोसा होगा स्टाफ को कि 10 मिनट तो लेट हुई हूं, क्या होगा अगर मैं चली जाऊंगी, ये वो पूरी बहसा बहसी हुई होगी या कुछ तो झड़प हुई होगी। आज उनको लग रहा होगा कि बाप रे बाप, जिन्होंने जिन स्टाफ ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, वो उनको भगवान की तरह दिख रहा होगा। वो मजबूरी में वापस लौटी और आज भूमि और उनके परिवार वाले इस बात
बात से खुश हैं कि नहीं लौटती तो आज वो भी नहीं बचती। इस बात का दुख भी है कि इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुनिए भूमि ने क्या बताया। लंदन जा रही थी और मेरी फ्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहां पे चेक इन के गेट पे पहुंचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। हालांकि बाकी लोग इतने लकी नहीं थे और यह प्लेन क्रैश इन लोगों के परिवारों के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी बनकर आया। प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। विजय रूपाणी ने पीएम मोदी के साथ सालों साल गुजरात में काम किया था। पीएम को यकीन ही नहीं हो रहा है कि विजय रूपाणी अब इस दुनिया में नहीं है। विजय रूपाणी के परिवार से प्रधानमंत्री ने आज मुलाकात की, उन्हें हिम्मत दी। पीएम मोदी ने कहा कि विजय भाई रूपाणी जी के परिवार से मिला, यह अकल्पनीय है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं, मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। पद पर बढ़ते हुए उन्होंने संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगन से काम किया। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और दोस्तों के साथ संवेदनाएं। अहमदाबाद में हुए हादसे से सैकड़ों परिवार बिखर गए। इस ट्रेजेडी की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। किसी का पूरा परिवार ही खत्म हो गया, कोई अपने बच्चों के साथ इसमें मारा गया, कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, किसी के जुड़वा बच्चे थे जो माता पिता के साथ इसमें मारे गए। इतनी कहानियां हैं कि सुनने वालों के भी आंसू आ जाए। बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानियां, इनके दर्द की कोई इंतहा नहीं। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसमें 1 मिनट से भी कम का वक्त लगा। लोगों को चीखने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन हादसे के बाद जो लोग पीछे छूट गए, उनकी चीखें, उनका दर्द अब हमेशा के लिए। बड़ोदरा के रहने वाले भाविक माहेश्वरी के घर में मातम पसरा हुआ। भाविक के पिता और दादा का रो रो कर बुरा हाल। पिता की हालत देखकर तो मोहल्ले के लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि सांत्वना देने भी जाएं तो कैसे। भाविक के दादा को अपने पोते को याद कर करके वो इतना रो रहे हैं कि उनकी तबीयत को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। भाविक माहेश्वरी की उम्र 25 साल थी। सोचिए, जिस घर में 3 पीढ़ियां हो, ये है भाविक, उसमें सबसे छोटा बच्चा चला जाए तो दादा पर, पिता पर क्या बीतेगी। भाविक की कहानी सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाए। भाविक लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कोर्ट मैरिज करने ही बड़ोदरा आए थे। उन्हें 2 दिन पहले ही कोर्ट में उन्होंने शादी की थी, 2 दिन पहले, और शादी के बाद अकेले ही लंदन जा रहे थे। भाविक का इस दिवाली में धूमधाम से शादी का प्रोग्राम फिक्स था। भाविक ने शादी के बाद पत्नी के साथ लंदन में बसने का प्लान भी बनाया था। लेकिन ना तो दिवाली आई और ना इस घर में मुझे लगता नहीं कि दिवाली बन पाएगी। सोचिए, भाविक से जिसकी शादी हुई थी उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। 2 दिन पहले कोर्ट मैरिज हुई। राजस्थान के बालोतरा के रहने वाली खुशबू की कहानी भी रुला देने वाली है। तस्वीरों में खुशबू अपने पिता के साथ बेहद खुश दिखाई दे रही है। खुशी इस बात की थी कि वो लंदन में अपने पति के पास जा रही थी। खुशबू के पति लंदन में डॉक्टर हैं और दोनों की शादी 4 महीने पहले, अभी 4 महीने पहले, इसी 18 जनवरी को हुई थी। इसी के बाद से परिवार में खुशी का माहौल था। खुशबू पहली बार अपने पति के पास लंदन जा रही थी। ऐसे में जाने से पहले उनके घर में भी खुशियां थी। यह वीडियो उन्होंने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होते वक्त रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में खुशबू, सोचिएगा इस बारे में, लेकिन अंदर से तो पाकिस्तान भी हिला हुआ है।
पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा फिर धमाके पर धमाका। कल रात ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और मुनीर की नींद उड़ गई है। मलबा, लाशें और वो नया अटैक जिसे देख मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक को सामने मौत दिखने लगी है। अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे धमाके पर धमाके देख लिए हैं, ऐसा नया अटैक देख लिया कि वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर से लेकर हाफिज सईद जैसे बड़े आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। उनसे लेकर शहबाज तक और आतंकी हाफिज सईद तक के पसीने छूट रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर अटैक को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहा है। क्योंकि आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन दोनों ऑपरेशन का मकसद एक ही था, दुश्मन की जमीन पर जाकर उसके सैन्य और आतंकी इकोसिस्टम को उखाड़ फेंकना। जिस तरह भारत ने सैटेलाइट और इंटेलिजेंस को टारगेट वेरीफाई किए, उसी तरह इजराइल ने भी अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए ईरान में टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन में स्ट्राइक करने का तरीका भी सेम टू सेम था। ये हमले इतनी सटीकता के साथ किए गए कि टारगेट के अलावा किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान में आतंकवाद और परमाणु खतरे से है। इजराइल ने भी कहा है कि उसकी दुश्मनी ईरान के आम लोगों से नहीं है। यानी बहुत कुछ ऐसा है जो ऑपरेशन सिंदूर से मैच खाता है और इसलिए पाकिस्तान कल रात से तनाव में है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन में एक अंतर भी है। भारत ने 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर टारगेट हिट किए, लेकिन इजराइल ने 200 फाइटर में ये न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठा हुआ है। अब पूरा टेररिस्तान है, हम कैसे छोड़ें? तुम मारोगे, हम भी मारेंगे इसको। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं असीम मुनीर का नंबर तो नहीं आ जाएगा वाला है। अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें भाई। मुस्लिम देश ईरान के साथ जाके खड़े हो जाएं सटके, या ट्रंप की गोदी में चढ़े रहें और भारत से बचने का प्रयास करें। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि ट्रंप पे भरोसा करना कितना खतरनाक है, इसलिए मुनीर डरा हुआ है। तो सोए सोए में ऊपर भेज दिया कि क्या करोगे, उठ के फालतू का काम करोगे तो जाओ ऊपर जाओ। अंदाजा लगाइए कि इजराइल की सटीक मारक क्षमता और सैन्य तैयारी कितनी जबरदस्त रही हो। इजराइल की स्ट्राइक में ईरान के 20 टॉप कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर है। ईरानी सेना के 2 टॉप लीडर और 3 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की बात तो खुद ईरान मान चुका है। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बगेरी मारे गए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। उसकी लीडरशिप में ही आईआरजी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को संभालता था। इजरायली सेना ने ईरान एयरफोर्स चीफ आमिर अली हाजी जादेह को भी मारने का दावा किया। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदाऊ अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और डॉक्टर अब्दुल हामिद मिनोचहर, इनकी भी इजरायली हमले में मौत की खबर है। जब इजराइल इस तरह से ईरान के बड़े बड़े लोगों को चुन चुन कर एक झटके में मार सकता है, तो भारत भी ऐसी स्ट्राइक करने की ताकत रखता है और भारत यह दिखा चुका है। यह बात पाकिस्तान को अपने टूटे फूटे एयरबेस देखकर आज भी याद आती है। भारत जब चाहे इजराइल की तरह पाकिस्तान में जहां चाहे अटैक कर सकता है, जिसे चाहे उसे निपटा सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान में मुनीर को और शहबाज शरीफ को, भाई साहब, ये तस्वीरें सोने तो नहीं देंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टाइम देखकर धोखा खा जाते हैं। और ये है सैनिक 710।